हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि सभी को पता है कि हमारे यूपी पैट का नोटिफिकेशन जारी भी हो चुका है और अंतिम तारीख हमारी 30 है, जिससे हम अभी तक जिन लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है वो सभी लोग क्या कर दें, फॉर्म को फिल कर दें यहाँ से। और देखते हैं आज की हमारी क्लास रहने वाली है सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक नंबर 1। यानी कि हमने आपको सिलेबस जब बताया था तो इसमें इस बात को भी डिस्कस करा था कि हमारी क्लास चैप्टर वाइज और एमसीक्यू दोनों फॉर्मेट में रहेंगी। तो जितने भी आपके हिस्ट्री से प्रश्न आएंगे, यानी कि आपके यूपी पैट के पेपर में 40 प्रश्न जीके और जीएस के होते हैं, लेकिन आपके 10 प्रश्न जनरल अवेयरनेस यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। तो सभी लोग संयम को बनाए रखें और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा, क्योंकि एक क्लास जैसे कि हमने अभी आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसी प्रकार आपकी जो क्लास होगी उसके बाद एमसीक्यू होगा, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक को देखेंगे, फिर उससे संबंधित एमसीक्यू होगा। तो इसी प्रकार से आपके जितने भी क्वेश्चन यूपी पैट के पेपर में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम दूसरी क्लास में देखेंगे। यानी कि एक टॉपिक से आपकी 2 क्लासें निश्चित हैं। तो देखते हैं आज का टॉपिक तो हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता है, लेकिन इससे पहले अगर हम बात कर लीजिएगा तो सभी लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप नंबर भी आपके लिए है, तो व्हाट्सएप नंबर से भी आप लोग जुड़ जाइएगा। ओके, कई सारे स्टूडेंट जुड़ भी चुके हैं यहाँ से। अब देखिएगा, भारतीय इतिहास आपको पता है कि आपके पेपर में 5 नंबर का, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत 5 नंबर का, उसके बाद आधुनिक भारत जो है वो आपके 5 नंबर का, यानी कि टोटल मिला के आपकी हिस्ट्री 10 नंबरों की आ रही है। ठीक है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर 50 में से 50 का स्कोर आपको करना है तो आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। और यूपी पैट की जितनी भी वैकेंसी आपकी आती है, अगर वैकेंसी 1500-1600 आती है तो आपको 100 में से आपका स्कोर कम से कम 82-83 आपका होना चाहिए, तभी आप अपेयर हो सकते हैं दूसरे एग्जाम के लिए। तो पहले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी क्या, जीके एंड जीके, जीएस और आपकी जीए। तो हमने आपसे कहा था कि एक हम टॉपिक चैप्टर वाइज लेंगे, उसके बाद आपका उसी चैप्टर का एमसीक्यू होगा, जिससे आपकी जरूरी नहीं कि आप एक स्पेशल यूपी पैट की ही तैयारी करें। यूपी पैट तो आपका 100% निकल ही जाएगा, लेकिन उसके साथ में हमारे कई सारे एग्जाम जैसे आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस यहां से, ठीक है, और आपके एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, एलडीसी, इन सभी परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न हमारे यहाँ से पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का समावेश भी हम देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से कितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आगे वाले एग्जाम में बन सकते हैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रृंखलाओं में। तो देखते हैं हमारे जो टॉपिक हैं, देखिएगा जैसे आज का टॉपिक है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। फिर हम कहते हैं वैदिक संस्कृति, कहते हैं बौद्ध धर्म, कहते हैं जैन धर्म हो गया। सम्राट अशोक के बारे में जानकारी देखेंगे, जितनी भी सम्राट अशोक के बारे में जानकारी है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी है, उसके बाद गुप्त वंश के बारे में जानकारी, फिर हर्षवर्धन के बारे में देखेंगे, सल्तनत काल देखेंगे, मुगल साम्राज्य को देखेंगे, मराठा को देखेंगे, छत्रपति शिवाजी को देखेंगे, फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश समय में अभ्युदय कैसे हुआ था, ब्रिटिश राज का आर्थिक सामाजिक प्रभाव देखेंगे। और आप प्रीवियस ईयर देखिएगा कि एक प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, इन्हीं टॉपिकों से पूछे गए हैं। तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता में विद डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत सारी डिटेल क्या, यानी कि जितना भी हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से जितनी भी थ्योरी हमारी बनती है उस सभी को हम समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आज के टॉपिक की ओर मूव करते हैं और आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल रहने वाला है, जिसे हम कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपने कई बार इस टॉपिक को पढ़ा होगा, लेकिन आज एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो जिनका पढ़ा हुआ उनका रिवीजन हो जाएगा। जो पहली बार पढ़े हैं शायद उनको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है यहाँ से। तो देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, ठीक है। सभ्यता का मतलब होता है कि कैसा हमारा रहन सहन था, कि आज के समाज में और सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में क्या समानता थी,
ये आज का समाज बेकार हो चुका है। पहले का समाज क्या था, बहुत ही ज्यादा अच्छा था, घरों को एक तरह पक्की तरह से बनाया जाता था। आज के समाज में भी घर पक्की तरह से बनाए जाते हैं। आज के लोग भी नौकरियां करते हैं, क्या पहले के लोग भी नौकरियां करते थे, या सिर्फ जानवरों को मारकर ही मांस खा के अपना जीवन का गुजारा करते थे, या शाकाहारी थे या मांसाहारी थे, दोनों प्रकार के थे। तो उससे पहले छोटी सी बात करेंगे सिंधु नदी के बारे में, क्योंकि अगर हम टॉपिक के नींव को नहीं जान पाते हैं तो हमें समस्या रहती है टॉपिक को समझने में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंधु नदी क्या है हमारी। ठीक है, तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे सबसे पहले एज ए रिवर। तो सिंधु रिवर हमारी क्या है, तो देखिएगा सिंधु नदी जो आपके है वो आपके 3 राज्यों से होकर बहती है। तो 3 राज्य, यानी कि अगर विश्व स्तर की बात करेंगे तो भारत भी हमारा विश्व के अकॉर्डिंग क्या है, एक राज्य है। तो 3 देशों से होकर गुजरती है, जैसे कि पाकिस्तान, चीन और भारत के माध्यम से गुजरती है। इन 3 देशों के माध्यम से गुजरती है आपकी। उसके बाद अगर हम यहां से देखें कि ये 3 देशों के माध्यम से गुजरती है, लेकिन भारत के एक ही राज्य में है, आपकी जम्मू और कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। और ओवरऑल अगर हम कहें तो कहां से, आपके तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, यानी कि आपके तिब्बत से लेकर जम्मू कश्मीर तक क्या होती है, बहती है। और आपके उद्गम की अगर हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी नदी की बात अगर करेंगे, सिंधु नदी की बात करेंगे, तो उद्गम कहां होता है, तिब्बत के मानसरोवर झील से। तिब्बत के मानसरोवर झील से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई विभिन्न जगह विभिन्न दर्शाई गई है कि ओवरऑल अगर हम बात करेंगे 3180 किलोमीटर लंबाई है और तिब्बत से जम्मू कश्मीर तक बहती है। भारत के एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर में ही बहती है और पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। यानी कि अगर बात करें तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है आपकी सिंधु नदी, या सबसे बड़ी नदी भी कह सकते हैं और सबसे लंबी नदी भी इसको हम कह सकते हैं। तो देखिएगा हर नदी की एक अपनी विशेषताएं होती हैं और सिंधु नदी की बाएं तट की भी नदियां होती हैं और दाएं तट की नदियां होती हैं। यानी कि अगर हम इस साइड को देखेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड है, इस साइड को देखेंगे तो हम राइट हैंड की बात करेंगे। लेकिन अगर हम इस साइड से खड़े होते हैं तो ये हमारा राइट हैंड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड है। तो पंजाब की, पाकिस्तान की जो नदियां हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, बाएं तट की नदियां होती हैं और दाएं तट की नदियां होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है कि यानी कि बाएं तट की नदियां कौन कौन सी होती हैं और दाएं तट की नदियां कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न अलग से पेपर में बनते हैं और स्पेशल कैटेगरी में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिएगा बाएं तट की नदियों की बात करेंगे तो बाएं तट की नदियां है आपकी, ठीक है, जस्कर नदी, उसके बाद झेलम नदी हो गई आपकी, ब्यास नदी, रावी नदी, सतलज नदी। ठीक है, तो ये सब नदियां आपके हैं, वो आपकी किस टाइप की नदी है, यानी कि सिंधु जो आपकी रिवर है उसकी बाएं तट की सहायक नदियां हैं आपकी। ये नदियां कुछ मिलाकर ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो आपकी दाएं तट की नदियां भी होती है। यानी कि शोक नदी की बात करेंगे तो ये दाएं तट की होगी, गोमल, काबुल नदी, ये क्या होंगी आपकी दाएं तट की होती हैं। तो पेपर में प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी नदियां, यानी कि सिंधु नदी की कौन सी नदियां आपके दाएं तट की सहायक नदियां हैं, कौन से बाएं तट की सहायक नदियां हैं। तो इस प्रकार भी हम इसको पूछ सकते हैं आपके। ठीक है, तो देखिएगा ये हमारी कुछ नॉलेज थी। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत और जम्मू कश्मीर के साथ बनती है इसकी सीमा,
अब विश्व के 3 देशों पाकिस्तान, चीन और भारत से होकर बहती है ये नदी आपकी, और तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान शब्द यानी कि पाक शब्द 1933 में चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। चौधरी रहमत अली ने इस शब्द को दिया था। ठीक है, आप याद रखिएगा इस बात को, ब्रीफ में याद रखिएगा। चौधरी रहमत अली ने एक वाक्य दिया था, यानी कि पाक शब्द जो दिया था वो आपके किसने दिया था? 1933 में चौधरी रहमत अली ने। तो अब हम देखेंगे कि हमारी जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो किस प्रकार से आपके लिए डिटेल पार्ट में बनेगी, तो देखते हैं, आइएगा। ठीक है, अब सिंधु घाटी की सभ्यता पहले माना जाता था कि विश्व की जो सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो हमारी वैदिक सभ्यता है, लेकिन बाद में देखा गया, बाद में देखा गया और नवीनतम खोजों के द्वारा एक व्यक्ति आए जिनका नाम था दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने 1921 में एक स्थल की खोज करी और उसको ले जाया गया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग में। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग में उसकी जांच करी गई, जिसे हम कहते हैं इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में लाया गया और वहां पर उस स्थल का नाम दे दिया गया हड़प्पा सभ्यता। उस स्थल का नाम दे दिया गया हड़प्पा, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता में पहला खोजा गया स्थल क्या था? हड़प्पा था, इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता हम किसे मानते थे? वैदिक सभ्यता को मानते थे। तो जब एक खोज करी गई थी तो माना गया कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता ना होकर सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता आज से 5000 वर्ष पुरानी रही थी और सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता में गिनी जाती है और आपकी वैदिक सभ्यता उसके बाद की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल क्या था? हड़प्पा था। क्या था पहला स्थल खोजा गया? हड़प्पा था। भारतीय पुरातत्व विभाग ने एक विवेचना करी थी, इसकी स्थापना की अगर बात करेंगे, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की बात करेंगे तो 1861 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो आपके जनक बोलते हैं या जिनको हम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का पिता बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। याद रखिएगा इन व्यक्ति को, ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, इनको याद रखिएगा बाखूबी, एक प्रश्न आपके पेपर में बहुत ही ज्यादा बनेंगे। ठीक है, कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1861 में हुई। इसके जनक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्पष्ट कर दिया कि विश्व की सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो आपकी वैदिक सभ्यता ना होकर सिंधु घाटी की सभ्यता है। आपको बता दें अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता का मात्र 3% स्थल ही खोजा जा चुका है और 97% स्थल जो है वो नहीं खोजा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया जो पहला स्थल था वो हड़प्पा था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। अब जैसे अगर हम बात करेंगे कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन बोले या सिंधु घाटी सभ्यता बोले, ये कहीं ना कहीं किसी के समकालीन रही होगी। इसके साथ भी ऐसी कई सारी सभ्यता होंगी जो कहीं ना कहीं इसके समकालीन रही होंगी। जैसे अगर हम बात करें मिस्र की सभ्यता, तो मिस्र की सभ्यता जब चल रही थी तो उसका अस्तित्व जो था वो हड़प्पा सभ्यता में था। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता मिस्र की सभ्यता के समकालीन है। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता आपके मेसोपोटामिया की सभ्यता के भी समकालीन है। तो आपकी अगर बात हम करें कि हड़प्पा सभ्यता किन किन सभ्यताओं के समकालीन है, तो एक तो मिस्र की सभ्यता के समकालीन है, दूसरे आपके ठीक है मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन है। मेसोपोटामिया की अगर हम बात करेंगे तो मेसोपोटामिया का अर्थ जो होता है वो होता है दो नदियों के
बीच की भूमि, बीच की भूमि। तो मेसोपोटामिया का जो अर्थ होता है वो होता है दो नदियों के बीच की भूमि, और मेसोपोटामिया एक ग्रीक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो आपके यहाँ हड़प्पा सभ्यता बोले तो ये मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन है। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि, इसका क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो अब हम एक स्पेशल पॉइंट ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ है वो पश्चिमोत्तर भारत में हुआ है, यानी कि पश्चिमोत्तर भारत में हुआ है। और दूसरा पॉइंट ये बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कोई स्थल आज तक हिमालय के क्षेत्रों में नहीं खोजा गया है। ठीक है, आप इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ है, ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी शायद। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अब हम इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अब हम इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे। हमने देखा कि सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा खोजा गया पहला स्थल था, और इसी सभ्यता ने हमको बताया कि इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं, जो मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन है। अब हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है, भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति को हेडिंग करिएगा और इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भौगोलिक स्थिति यानी कि जियोग्राफिकल जो इसकी स्टेज थी वो क्या थी आपकी। ठीक है, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, हमने आपको बताया कि वैदिक सभ्यता सबसे पुरानी मानते थे, लेकिन आज की सबसे ज्यादा जो पुरानी सभ्यता है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो वर्तमान में जो सबसे पुरानी सभ्यता है उसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी भौगोलिक स्थिति की अगर बात करेंगे तो देखते हैं कि उद्भव कहां पर हुआ था, उद्गम कहां पर हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आपकी चार दिशाएं जो होती हैं उसमें जो सबसे ज्यादा या कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्गम हुआ था वो पश्चिमोत्तर भारत में हुआ था। पश्चिमोत्तर भारत का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि पश्चिम और उत्तर भारत में हुआ था। क्या लिख सकते हैं हम इसको, पश्चिम व उत्तर भारत में हुआ था। तो पश्चिम और उत्तर भारत में हुआ था। और दूसरा पॉइंट ये है हमारा कि इसका कोई भी स्थल आज तक हिमालय क्षेत्र में नहीं खोजा गया। तो हिमालय क्षेत्र में इसका कोई भी स्थल आज तक नहीं मिला है। आप अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर कीजिएगा। इस सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सभी एग्जामों में आता है। तो हिमालय क्षेत्र में कोई भी स्थल नहीं मिला है, कोई भी स्थल नहीं मिला। तो दो पॉइंट याद रखिएगा कि इसका हिमालय क्षेत्र में कोई भी स्थल नहीं मिला है, और इसके जो स्थल जो मिले हैं वो आपके पश्चिमोत्तर भारत में इसके स्थल मिले हैं। तीसरा पॉइंट ये हम नोट कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी स्थल दक्षिण भारत में भी नहीं मिला है। तो कोई भी स्थल दक्षिण भारत में भी नहीं मिला है, आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो दक्षिण भारत में कोई स्थल नहीं मिला, हिमालय के क्षेत्र में कोई स्थल नहीं मिला। तो टोटल उद्भव जो हुआ है वो पश्चिमोत्तर भारत में ही हुआ है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का कहीं पर भी उद्भव नहीं हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अगर हम आकार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो कैसा है, आपके ट्रायंगुलर है, यानी कि त्रिभुजाकार है। ठीक है, इसके आकार की अगर बात करेंगे तो कैसा आकार है, आपके त्रिभुजाकार इसका आकार है। और इसके क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था इसका क्षेत्रफल है 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। क्या है क्षेत्रफल? तो क्षेत्रफल है आपका 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, इसका वर्तमान समय में क्षेत्रफल है। ओके, और अभी तक इसका 3% ही स्थल खोजा जा चुका है, 3% से कुछ ज्यादा है, लेकिन अभी बाकी बचा हुआ स्थल, इससे हम कह सकते हैं अप्रॉक्स 96% जो स्थल है वो अभी तक नहीं खोजा जा चुका है। तो इसका जो आकार है वो कैसा है, आपके त्रिभुजाकार है। तो देखिएगा ये त्रिभुज भी आपके कई प्रकार के होते हैं, समकोण त्रिभुज होता है, न्यूनकोण त्रिभुज होता है, ऐसे बहुत सारे त्रिभुज हमारे होते हैं। तो ये भौगोलिक स्थिति में अगर हम आगे की ओर बेस करते हैं तो देखिएगा हमारे यहाँ पर 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन किसी भी देश की स्थिति को जानने के लिए हमें कितनी दिशाओं की आवश्यकता होती है?
देखिएगा मानचित्र में ओवरऑल 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन किसी भी देश की स्थिति को जानने के लिए हमें 8 दिशाओं की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो यहां से हम चलते हैं और देखते हैं अब जो हमारा रहने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहां से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अभी तक भी हमने इंपॉर्टेंटिस पढ़ा है, तो अब देखिएगा कि अब हम यहां से पॉइंटों को देखते हैं और ये हमारे देखिएगा। ठीक है, ओके, शायद आपको स्पष्ट दिख रही होगी ये लाइनें। ठीक है, अगर नहीं दिख रही है तो इसको भी हम अच्छी तरह से बना लेते हैं। ओके, ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा ये लाइन हमारी, ठीक है, ये देखिएगा आप लोग। तो अगर हम यहां से बात करेंगे भौगोलिक स्थिति की, ठीक है, अब शायद आपको स्पष्ट चमक रही होंगी यहां से लाइनें। अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो हमें ये भी पता लगाना है कि इसके जो भौगोलिक स्थिति जो चारों ओर जो इसकी घूम रही थी, इसका उद्भव आपके हिमालय क्षेत्र में नहीं हुआ था, पश्चिमोत्तर भारत में हुआ था। तो यहाँ पर कौन कौन से स्थलों को खोजा गया था ये देखते हैं। तो यहां से चलते हैं और यहां से हम स्टार्ट करते हैं इस चीज को। तो सबसे अगर उत्तर की हम बात करें तो ये कौन सी दिशा है, ये आपकी उत्तर है, ये दिशा दक्षिण है, ये पूर्व है और ये दिशा आपकी पश्चिम है। शायद आपको इन सभी दिशाओं की जानकारी होगी, लेकिन किसी भी राज्य, किसी भी देश की स्पष्ट जानकारी के लिए हमें 8 दिशाओं की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम स्पष्ट जानकारी को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ स्थलों को देख रहे हैं। इस प्रकार हम 4 ही दिशाओं के स्थलों को देखेंगे। तो अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में उत्तर दिशा में एक स्थल है जिसे हम कहते हैं माडा। तो माडा जो स्थल है ये आपके कहाँ पर है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये स्थल कहां पर है आपके, तो ये स्थल आपके जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में पूछा आता है तो उत्तर में कौन सा स्थल है, तो उत्तर में आपके माडा स्थल है। पूर्व में बात करेंगे तो पूर्व में एक स्थल है जिसे हम कहते हैं आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर आपके उत्तर में है। ठीक है, आलमगीरपुर आपके कहां पर है, आलमगीरपुर आपके उत्तर में है। और उत्तर की अगर बात करेंगे तो किस नदी के किनारे है, तो आपके हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे होगा आपके, ठीक है, तो आपके हिंडन नदी के किनारे, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, हिंडन नदी के किनारे है। और यहां की जो खोज करी थी वो 1958 में वाई.डी. शर्मा ने खोज करी थी इस स्थल की। और यहां से एक एविडेंस भी निकला था। ठीक है, यहां से एक साक्ष्य भी निकला था। उस साक्ष्य के बारे में अगर हम बात करेंगे तो साक्ष्य की अगर बात करेंगे तो यहां से कपास मिला था, यानी कि कह सकते हैं हमें कॉटन मिला था। तो सूती कपड़े का साक्ष्य मिला था। तो सूती कपड़े का जो साक्ष्य था वो कहां से मिला था, वो आपके यहीं से मिला था। कहां से मिला था, आपके आलमगीर से मिला था। और इसकी खोज वाई.डी. शर्मा ने 1958 में की थी। और आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है ये स्थल। और आपके किस नदी के किनारे है, तो आपके हिंडन नदी के किनारे है। वहीं अगर हम देखेंगे आपके माडा किस नदी के किनारे है, तो आपके चिनाब नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे होगा, तो आपका चिनाब नदी के किनारे होगा। राइट, तो ये बात हमको यहाँ से समझ में आई कि हमें सबसे पहले जो कपास का जो साक्ष्य था वो कहाँ से मिला, वो आपके आलमगीर से मिला था। और आलमगीर की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे है। अगर हिंडन नदी की ही अगर हम बात कर लें ओवरऑल कि हिंडन नदी में ऐसा क्या है, तो हिंडन नदी जो उत्तर प्रदेश में बहती है वो उत्तर प्रदेश के कई सारे डिस्ट्रिक्टों को रखती है, जैसे गौतम बुद्ध नगर हो गया, बागपत हो गया, गाजियाबाद हो गया और आपका आलमगीर यानी कि मेरठ हो गया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इसकी बात अगर बात करेंगे तो हिंडन नदी के किनारे ये आपके शहर आते भी हैं उत्तर प्रदेश के। पश्चिम में बात करेंगे तो पश्चिम में आपके सुटकोडोर, ठीक है, ये आपके बलूचिस्तान में स्थित है। ये सबसे पश्चिमी एरिया है सिंधु घाटी सभ्यता का। और यहां से जो प्राप्त हुए हैं साक्ष्य, उसकी अगर बात करेंगे तो घोड़े की हड्डियां मिली हैं। तो घोड़े की हड्डियों का जो साक्ष्य मिला है वो कहां से मिला है, सुटकेडोर से मिला है।
ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, चिटकोडोर से मिला है। अब हमारा सबसे अंतिम जो स्थल आता है दक्षिण की बात करते हैं, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें अगर और भी अगर पॉइंट की बात करें किस नदी के किनारे है, तो देखिएगा आपके दशक नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे होगा, तो आपके दशक नदी के किनारे होगा आपके सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है आपके चिटकोडोर। यहां से अगर बात करेंगे तो यहां पर एक स्थल है जिसे हम कहते हैं दायमाबाद, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, दायमाबाद कहते हैं। और आपके जारवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है, तो जारवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है, इस बात को भी याद रखिएगा अच्छे से। यानी कि ये जो संस्कृति के जो लोग थे ये क्या करते थे, अपने घरों के अंदर ही मानव शरीर को दफना लेते थे, यानी कि जो भी बॉडी थी वो अपने घरों के अंदर ही दफना लेते थे। देखिएगा कि जिस चारपाई पे लेटते थे उसके नीचे क्या गड़ी होती थी, डेड बॉडी गड़ी होती थी, यानी कि उसके नीचे क्या हो रहा था, मरा हुआ व्यक्ति गड़ा होता था। तो अपने जो आपका जो घर था उसके अंदर ही ये लोग क्या करते थे, दफना लेते थे डेड बॉडी को, अपने भाई की जो भी इनके यहाँ एक्सपायर आता था उसको अपने घर में ही दफना लेते थे। लेकिन इनकी शर्त एक ही थी कि जैसे कि सिर जो था वो किस साइड रखते थे, ये उत्तर की ओर रखते थे, और पैर जो थे वो किस साइड रखते थे, ये दक्षिण की ओर रखते थे। तो देखिएगा कितने भयानक थे ये लोग कि जो व्यक्ति मर जाता है तो वो क्या करते हैं, जो व्यक्ति मर जाता है यहाँ से उसको यहीं पर दफना लेते हैं और अपने घरों में ही दफना लेते हैं। लेकिन शर्त एक ही थी, पैर उत्तर की ओर करते थे और सिर क्या करते थे, दक्षिण की ओर करते थे, ठीक है। लेकिन टांगे नहीं मिलती थी, टांगे जो हैं वो नहीं मिलती थी, जिससे प्रतीत हमें ये होता है कि टांगों को काटकर कहीं और दफना देते थे। तो ऐसे थे, और ऐसे स्थलों का जो सबसे बड़ा स्थल है वो क्या है, आपका दायमाबाद है। इसे साली ने खोजा था आपके, ठीक है, ऐसे साली ने खोजा था, ऐसे साली ने इस स्थल को खोजा था, राइट। तो याद रखिएगा ऐसे साली ने इस स्थल को खोजा था, और ये स्थल है, ये जारवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है आपके। तो ये किस नदी के किनारे है, ये देखिएगा, अगर दायमाबाद की बात करेंगे तो दायमाबाद आपकी प्रवरा नदी के किनारे है, जो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं, यानी कि जो प्रवरा नदी जो है आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। अब दायमाबाद पूछा जाता है, अगर ऑप्शन में आपकी गोदावरी है तो गोदावरी नदी के तट पर होगा। अब वैसे अगर ओवरऑल बात करेंगे तो किस नदी के तट पर होगा, तो प्रवरा नदी के तट पर होगा, जो गोदावरी की एक सहायक नदियों में से एक है आपकी, ठीक है। तो ये हमारी भौगोलिक स्थिति का कुछ स्ट्रक्चर रहा था, आप देख लीजिएगा, आप बताइएगा कि आपको कोई परेशानी हो रही है क्या, ठीक है। कोई परेशानी हो रही है तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे की ओर मूव करते हैं, ठीक है। तो आगे की ओर जब हम मूव करेंगे तो देखिएगा, अब हम इसकी देखेंगे कि इसकी सामाजिक स्थिति, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की जो सामाजिक स्थिति, यह हम कह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी नगर योजना क्या थी हमारे यहाँ, ठीक है। तो क्या आज की तरह नगर थे, नगर नियोजन हमारा क्या था, यानी कि कैसे हम रहते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो आपके कांस्य युगीन सभ्यता है, ये तो आपको पता है। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी है आपकी, सबसे पहला जो ऑप्शन था हमारा, यानी कि कैसी सभ्यता है, तो आपकी शहरीकरण है, यानी कह सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो कैसी सभ्यता है, आपकी शहरी सभ्यता है। दूसरे अगर पॉइंट की बात करेंगे तो जो भी सभ्यता थी वो क्या थी, पर्यावरण के अनुकूल थी, पर्यावरण के अनुकूल थी, ठीक है। तो सबसे जरूरी जो काम है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो नगर नियोजन जो था, जो नगर नियोजन जो था वो क्या था आपके, सबसे महत्वपूर्ण उसमें आपके दो तीन बातें बनती हैं। सबसे पहले तो शहरीकरण की व्यवस्था थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो शहरी सभ्यता थी। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो पर्यावरण के अनुकूल सभ्यता थी। अगर तीसरे की बात करेंगे तो जल निकासी व्यवस्था थी, यानी कि नालियों की बहुत अच्छी व्यवस्था थी जिससे शहरों में पानी नहीं भरता था। तो आज की सभ्यता भी कुछ मिलती जुलती सभ्यता है,
लेकिन हमारे यहाँ पे आज बहुत सारी समस्याएं, बहुत से शहर ऐसे भी हैं जहाँ पर पानी नहीं निकलता है, वहां पे पानी भरा रहता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे प्रमुख विशेषता थी वो जल निकासी पद्धति थी और एक ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। तो ये 4 पॉइंट याद रखिएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो शहरीकरण थी, पर्यावरण के अनुकूल थी, जल निकासी पद्धति पूरी तरह से प्रचलित थी, यानी कि ठीक है। 5वें पॉइंट की बात करेंगे तो सड़कें एक दूसरे को कहाँ काटती थी, राइट एंगल ट्रायंगल पर काटती थी, यानी कि समकोण पर काटती थी, ठीक है, समकोण पर काटती थी। और मकान बनाने के लिए किनके ईंटों का प्रयोग किया जाता था? मकान बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जो आज के समय में भी किया जाता है। उनके अगर रेशियो की बात करेंगे तो 10:5, ठीक है। अगर 10 की बात करेंगे 10:5:5। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो 4:2 और 1, यानी कि जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो ईंटों की थी वो कुछ इस अनुपात में रही होगी। तो मकान बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग किया जाता था। नगर नियोजन के लिए समकोण पर सड़कें एक दूसरे को काटती थी, ठीक है, सड़कें एक दूसरे को समकोण त्रिभुज पर काट देती थी। स्वरूप जो था वो त्रिभुजाकार था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ऐसी आपकी कुछ जो विशेषताएं हैं वो आपकी रही होंगी, ठीक है। और सड़कें जो थी तो सड़कों के एक ओर ऊंचे भवन होते थे, एक ओर निचले भवन होते थे। जहां ऊंचे भवन होते थे वहां पे शासक वर्ग निवास करता था, और जहां निचले भवन थे वहां पर जैसे कि व्यापारी निवास करते थे, श्रमिक यानी कि कह सकते हैं मजदूर निवास करते थे। तो सड़कों के दोनों ओर भवन होते थे, और दोनों ओर भवन होने के बाद में एक ओर जो हमारे शासक वर्ग के लोग थे यानी कि जो ऊंचे खानदान के लोग थे वो निवास करते थे, और दूसरी ओर अगर बात करेंगे तो व्यापारी, मजदूर, श्रमिक, कारीगर लोग, जो काम करने वाले लोग हो गए, वो आपके क्या करते थे? निवास करते थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हमारे यही बनते हैं। प्रश्न ये भी पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजित सभ्यता थी, क्यों थी? तो उसके रीजन आप देखिएगा, शहरीकरण थी, पर्यावरण के अनुकूल थी, जल निकासी पद्धति थी, जल निकासी पद्धति आपकी ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, समकोण पर सड़कें एक दूसरे को काटती थी, 2 भागों में विभाजित था, ऊंचा और नीचे भागों में विभाजित था। ऊंचे भाग में शासक वर्ग के लोग रहते थे, निचले भागों में कौन रहते थे? मजदूर, कारीगर, व्यापारी आदि लोग रहते थे जो भी काम करते थे। ईंटें जो बनाने के लिए प्रयोग होती थी, ईंटों का जो रेशियो था वो 4:1 था, यानी कि कह सकते हैं 10:5 और 2.5 था। ओके, अगर हम इसको कट करेंगे तो 4:1 ही हमारा निकलेगा, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे जो हड़प्पाई लिपि, यानी कि हमें लेखन की कला का ज्ञान कैसे हुआ यहाँ से, ठीक है। तो लेखन की कला का आप ज्ञान देखेंगे कि ये कैसे हुआ था हमें। चलिए, ठीक है। अब आप हेडिंग डाल लीजिएगा हड़प्पाई लिपि की। क्या हेडिंग पड़ेगी आपकी? हड़प्पाई। हड़प्पाई लिपि आप हेडिंग सभी लोग डाल लीजिएगा। अब देखते हैं कि हड़प्पाई लिपि जो है वो कैसी है हमारी। तो देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी वो पढ़ी नहीं जा सकी, ठीक है। तो आपको मैं कुछ पॉइंट है वो समझाता हूं। एक तो हमारी होती है प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, एक हमारे पास में होती है आद्य ऐतिहासिक, ठीक है, और एक हमारे पास में जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा ऐतिहासिक, ठीक है। क्या होता है? ऐतिहासिक। तो आप इस चीजों को समझिएगा, ये आपके समझने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं ऐतिहासिक, ठीक है। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक कहते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम बोलेंगे तो इसको हम प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, इसको हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, और इसको हम हिस्टोरिकल कहते हैं, ठीक है। आप शायद इन सभी चीजों को बहुत अच्छी तरह से जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं और आप उस पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यानी कि प्रागैतिहासिक यानी कि प्री हिस्ट्री क्या थी? जिसमें मानव जो था वो किसी भी ना तो लिखने की कला से परिचित था, ना उसको लिपि पढ़ मिलती थी, यानी कि लिखे हुए शब्द उसको पढ़ भी नहीं मिलते थे, और ना उसने कभी लिखे हुए शब्द को देखे थे। तो जिससे हम कह सकते हैं कि मानव को कुछ भी नहीं आता था, मानव को ना लिखना आता था, ना पढ़ना आता था, ना पढ़ी लिखी हुई लिपि को वो
पढ़ सकते थे, तो ऐसे काल को हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब क्या हुआ कि मानव ने लिपि तो देख ली, लेखन की कला को ज्ञान तो कर लिया, लेकिन लेखन की कला को वो पढ़ नहीं पाया। उसे हम किस श्रेणी में रखते हैं, उसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और तीसरे काल की अगर बात करेंगे तो मानव ने लिपि को लिखा भी और मानव ने लिपि को पढ़ा भी। इस सभ्यता को क्या कहते हैं, आपकी ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। तो इसमें ना तो लिख पाता था ना तो पढ़ पाता था। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता में लिखना तो सीख गया था लेकिन पढ़ नहीं पाता था। ऐतिहासिक सभ्यता में वो दोनों काम करने लगा था, लिखना भी लगा था और पढ़ने भी लगा था। इसको हम हिस्टोरिकल बोलते हैं। तो हड़प्पाई लिपि की अगर हम बात करेंगे तो हड़प्पाई लिपि का जो मतलब होता है, ठीक है, हड़प्पाई लिपि की अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा, हड़प्पाई जो लिपि हमारी थी उसमें जो आपके ओवरऑल अगर बात करेंगे, लिपि का मतलब होता है लेखन कला। तो लिखने की कला होती है। जैसे आज के समय में जो हम लिपि का प्रयोग करते हैं वो कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं, देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा, आप लोग जो कॉपी में लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, वो हम अगर इस साइड से खड़े हैं तो आपके लेफ्ट और राइट से लिखते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट आप लोग समझ ही चुके होंगे। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो थी चित्रात्मक। कौन सी लिपि थी, आपके चित्रात्मक लिपि थी। और ये चित्रात्मक लिपि जो थी वो आपके राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, ठीक है, यानी कि राइट टू लेफ्ट यहां से लिखी जाती थी। चित्रात्मक जो लिपि थी वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। और इस लिपि में कुल मिलाकर 64 मूल चिन्ह थे, 64 मूल चिन्ह थे। और 250 से लेके 400 शब्द होते थे। और ये जो लिपि जो थी वो आपके ब्रष्टोफेडन, देखिएगा, ब्रष्टोफेडन पद्धति पर आधारित थी। और इसमें जो चिन्ह बना हुआ था वो किसका बना हुआ था, आपके मछली का बना हुआ था, ठीक है। कह सकते हैं जो चिन्ह बना हुआ था वो किसका बना हुआ था, आपके मछली का बना हुआ था। कुछ इस प्रकार से आपके मछली का चिन्ह बना हुआ होगा, ठीक है। तो ब्रष्टोफेडन पद्धति पर आधारित थी। इसमें 64 मूल चिन्ह थे और 250 से लेकर 400 क्या होते थे, शब्द होते थे। और ये लिपि जो थी वो क्या हुई थी, लिख तो ली थी लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी, पढ़ी नहीं जा सकी। तो आपको स्पष्ट होने लगा होगा कि जो लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। अब हम अगर पूछें कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो किस पर आधारित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक सभ्यता इसलिए बोलते हैं कि लिपि का तो ज्ञान हो चुका था, लेखन की कला का ज्ञान हो सकता था, लेकिन लिपि जो थी वो हमें पढ़ी नहीं जा सकी। इसीलिए बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है, प्रोटो हिस्ट्री से संबंधित है, आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। शायद आप लोग अच्छे से रीजन जान चुके होंगे। और इसको हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपके आद्य ऐतिहासिक काल व कांस्ययुगीन सभ्यता से क्या है, संबंधित है, राइट। आपको शायद पता चला होगा और आपको जानकारी भी हुई होगी इस बात को कि आद्य ऐतिहासिक काल हम किसे कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपकी वो ओवरऑल लिखी तो जा सकी लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी। और पढ़ी नहीं जा सकी तो जहां हमें लिखने का ज्ञान हो गया था, जहां हमें पढ़ने का ज्ञान नहीं हो पाया था, उनको किस काल में रखेंगे, तो आद्य ऐतिहासिक काल में उनको हम रखेंगे। तो हड़प्पाई लिपि की जानकारी आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की स्थिति। अब हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक स्ट्रक्चर क्या था, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। सोशल व्यवस्था की बात करेंगे तो देखते हैं क्या है हमारा सामाजिक अस्तित्व, ठीक है। यहां से तो सामाजिक अस्तित्व की बात करेंगे तो सामाजिक व्यवस्था आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। अब सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका जो समाज था वो क्या था, मात्र सत्तात्मक समाज था, मात्र सत्तात्मक समाज था। अब मात्र सत्तात्मक जो समाज था उसमें कई वर्गों में वो विभाजित था। जैसे कुछ बहुत बुद्धिमान लोग थे जिन्हें कहते थे पुरोहित,
विद्वान हो गए, आपके ज्योतिष हो गए और शिक्षक, इनको एक वर्ग में रखा गया था। उसके बाद योद्धा को एक वर्ग में रखा गया था, जो युद्ध लड़ने वाले थे उनको योद्धा बोलते थे। उसके बाद अगर ओवरऑल बात करेंगे तो व्यापारी को एक वर्ग में रखा गया था। और अगर बात करेंगे तो ठीक है, तो श्रमिक को अलग से वर्गों में रखा गया था। तो जो समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था और 4 भागों में विभाजित था। एक तो सबसे इंटेलिजेंट लोग थे, उसके बाद युद्ध लड़ने वालों को योद्धा बोलते थे, व्यापारी होते थे और श्रमिक मतलब आपके मजदूर होते थे। तो मात्र सत्तात्मक समाज था और इस समाज में जो खाना जो प्रचलित था वो शाकाहारी भी भोजन करते थे और मांसाहारी भोजन भी करते थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शाकाहारी खाना भी खाते थे और मांसाहारी खाना भी खाते थे। और उनका समाज जो था वो किस पर आधारित था? मात्र सत्तात्मक समाज जो था इनका उस पर आधारित था। तो इसमें कई सारे लोगों का भी आगमन हुआ। तो इसमें सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो लोग थे वो किस जाति के थे? वो भूमध्य सागरीय। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को भूमध्य सागरीय लोग भी कहा जाता है। तो अगर प्रश्न बनता है कि भूमध्य की सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कौन से लोगों का आगमन हुआ, तो भूमध्य सागरीय लोगों का आगमन हुआ। उसके बाद हम बोल सकते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड आ गए, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड लोग आ गए। उसके बाद मंगोलियाड भी आ गए थे। तो सबसे ज्यादा जो प्रजाति रहती थी सिंधु घाटी सभ्यता में वो कौन सी रहती थी? वो आपकी जो सबसे ज्यादा जो प्रजाति जो रहती थी वो रहती थी हमारी यहाँ से, अगर हम ओवरऑल बात करेंगे तो कौन सी प्रजाति सबसे ज्यादा रहती थी? भूमध्य सागर के लोग सबसे ज्यादा रहते थे। तो ये मात्र सत्तात्मक समाज था, याद रखिएगा इसको, और यही हमारे लिए इस पॉइंट पे बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे तो हम आर्थिक जीवन की बात करेंगे कि आर्थिक जीवन में इन्होंने क्या क्या करा था। ठीक है, चलिए अब आर्थिक जीवन की बात यहां से कर लेते हैं। ठीक है, तो आर्थिक जीवन हेडिंग डाल लीजिएगा सभी लोग, यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक जो कल्चर था जिसे हम कहते हैं आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन जिनका निर्भर था, एक तो व्यापार पर निर्भर था और एक तो आपके, ठीक है, कृषि पर निर्भर था। तो आज का जीवन भी हमारा व्यापार पर निर्भर है और सबसे ज्यादा भारत क्या है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो एक तो व्यापार पर निर्भर था, दूसरा किस पर निर्भर था? दूसरा आपके निर्भर था, ठीक है, कृषि पर। तो कृषि को 2 पार्टों में इन्होंने डिवाइड कर दिया, एक तो पशुपालन में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और एक आप इन्होंने फसलों के रूप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो कृषि यानी कि फसल, पशुपालन, 2 चीजों में इन्होंने डिवाइड कर दिया। तो पशुपालक के रूप में ये ओवरऑल जैसे गाय हो गया, भैंसा हो गया, गेंडा हो गया, ठीक है, बाघ हो गया, ये सभी से परिचित थे। लेकिन मात्र एक से परिचित नहीं थे जिसे कहते हैं सिंह। सिंह से परिचित नहीं थे, लेकिन बाघ से परिचित थे, बाघ से परिचित थे। बाकी ये सभी से परिचित थे, लेकिन सिर्फ सिंह साहब से परिचित नहीं थे। यानी कि टाइगर जो सिंह होता है हमारा, उससे से परिचित नहीं थे, लेकिन बाकी सभी से परिचित थे। इन्होंने सबसे पहले किसे पाला? तो इन्होंने सबसे पहले कुत्ते को पाला था। ये पॉइंट आप लोग छोटे छोटे हैं, लेकिन ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस पशु को पाला गया? तो सबसे पहले उन्होंने कुत्ते को पाला था। और कुत्ते से ओवरऑल जितने भी जानवर हैं, गाय, भैंस, ठीक है, इन सभी से परिचित थे, लेकिन ये परिचित नहीं थे सिंह से। हिरन से भी परिचित थे, खरगोश से भी परिचित थे, चूहा से भी परिचित थे, सुगर से भी परिचित थे, लेकिन सिंह से पूरी तरह से परिचित नहीं थे। और बाघ से क्या थे? परिचित थे। ये मैंने इसलिए लिख दिया गया था क्योंकि बहुत सारे लोग सिंह और बाघ में अंतर नहीं जानते हैं। ठीक है, अगर फसलों की बात करेंगे तो इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता में कुल 9 प्रकार की फसलें उगाई, जिसमें सबसे पहले इन्होंने जौ को उगाया, फिर उन्होंने गेहूं हो गया, ठीक है, चावल को उगा लिया, मक्का हो गया आपका, बाजरा, ठीक है, सरसों, राई,
ठीक है, सरसों हो गई, राई हो गई, कपास की खेती सबसे पहले भारतीयों ने करी थी। ठीक है, तो इस प्रकार की अगर बात करेंगे तो इन्होंने कुछ फसलों को उगाया था, कुल मिला के इन्होंने 9 प्रकार की फसलों को उगाया था। ठीक है, ओके, तो 9 प्रकार की फसलों को इन्होंने उगाया था। ठीक है, जिसमें आपके तिल भी हो सकता है, मटर भी हो सकती है। ठीक है, और आपके अच्छा सरसों है तो आपके इसमें कह सकते हैं कि इसमें मटर भी होती है आपके। तो इन्होंने 9 प्रकार की फसलों को उगाया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किसको उगाया था? जौ को उगाया था। ये बात आप याद रखिएगा, सबसे पहले किसको उगाया था? जौ को। और जौ के बाद किसको उगाया था? गेहूं को उगाया था। बहुत सारी किताब पहले गेहूं को दे रखा है, लेकिन नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले जौ को ही उगाया था। ठीक है, और किससे परिचित थे? तो सबसे पहले उन्होंने कुत्ते को पाला था, और कुत्ते को पालने के बाद सिंह से परिचित नहीं थे, सॉरी, सिंह से परिचित नहीं थे। स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत लिख गया था। सिंह से परिचित नहीं थे लेकिन बाघ से परिचित थे। ठीक है, मैंने बोला तो सही था कि सिंह से परिचित नहीं थे लेकिन बाघ से परिचित थे। और सबसे पहले इन्होंने किसको पाला? तो सबसे पहले इन्होंने कुत्ते को पाला था। ठीक है, यही इनका आर्थिक जीवन था। इसी प्रकार से इनका व्यापार सबसे प्रमुख था। व्यापार इनका जैसे आपके, ठीक है, बहुत सारे देशों से होता था, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, ये सभी देशों से, फारस आज से क्या करते थे? व्यापार करते थे। और व्यापार में आयात भी करते थे और निर्यात भी करते थे। तो व्यापार में जो चीजें इनके पास नहीं थी उनका ये आयात करते थे, और जो चीजें इनके पास थी वो किस पे निर्भर था? तो इनका जो व्यापार जो था वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर भी निर्भर था, यानी कि आयात और निर्यात पर भी निर्भर था। चीजें लेते भी थे, चीजें देते भी थे। ठीक है, अब अगर बात करेंगे तो अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख उद्योग। ठीक है, प्रमुख उद्योग हमारे क्या है? तो आपको मैंने पॉइंट बाय पॉइंट समझाया है, तो देखिएगा प्रमुख उद्योग की अगर हम बात करेंगे तो अब हेडिंग डाल लीजिएगा प्रमुख उद्योग। क्या डालेंगे आप लोग? आप लोग डालेंगे प्रमुख उद्योग। ठीक है, तो प्रमुख उद्योग क्या था इनका? ठीक है, तो सबसे प्रमुख इनका था वस्त्र उद्योग। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, इन्होंने सबसे पहले सूती कपड़ा को कहां से खोजा था? तो सूती कपड़ा का साक्ष्य जो सबसे पहले है आपका, ठीक है, वो कहां से मिला था? आलमगीर से मिला था। लेकिन अगर बात करेंगे वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर था? तो वस्त्र उद्योग का जो सबसे बड़ा केंद्र जो था वो मोहनजोदाड़ो में था। अभी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन हम पढ़ेंगे। सबसे बड़ा जो केंद्र जो था वो कहां पर था? मोहनजोदाड़ो में। तो सबसे बड़ा केंद्र इनका मोहनजोदाड़ो में था। कहां पर है? आपके पाकिस्तान में है। तो अगर सूती कपड़े की बात करेंगे तो सूती कपड़े का जो साक्ष्य मिला था हमको, कहां से मिला था? आलमगीर से मिला था। और आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे है, आपके उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश की आपके मेरठ सहारनपुर रोड पे आपके पड़ता है। ठीक है, ये भी आपको पता है। प्रमुख उद्योग में सबसे ज्यादा जो प्रमुख उद्योग था वो वस्त्र उद्योग था, उसके बाद धातु उद्योग था इनका। तो धातुओं में इन्होंने सबसे पहले किसकी खोज करी थी? तो इन्होंने सबसे पहले तांबा की खोज करी थी, जिसे अगर हम साइंस की भाषा में बोले तो हम बोल सकते हैं कॉपर। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको? कॉपर। तो सबसे पहले इन्होंने किसको खोजा था? तो सबसे पहले इन्होंने जो खोजा था वो किसको खोजा था? कॉपर को खोजा था। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने कॉपर को खोजा था, लेकिन ये लोहे से कभी परिचित नहीं हुए थे और आज तक ये लोहे से परिचित नहीं हुए हैं। तो लोहे से परिचित नहीं थे। जैसे सिंह से परिचित नहीं थे वैसे ही लोहे से परिचित नहीं थे। इन्होंने सबसे पहले पशुपालन के रूप में किसकी खोज करी? तो सबसे पहले जो पशुपालन के रूप में कुत्ते को लेकर गए थे, सबसे पहले कुत्ते को पाला था, सिंह को नहीं पाला था, कभी नहीं पाला था। उसी प्रकार सबसे पहले तांबा से परिचित हुए थे, लोहे से कभी भी परिचित नहीं हुए थे। तो धातु में आपके यही रहेगा। उसके बाद इनका मूर्ति उद्योग भी प्रमुख था। ठीक है, मूर्ति उद्योग भी जो था वो क्या था? प्रमुख था। ओके, अब देखते हैं मोहरों को। हमने अभी देखा आर्थिक जीवन को, अब हम यहां से बात करेंगे मोहरों की। ठीक है, तो देखते हैं मोहरें जो थी वो सबसे लोकप्रिय थी। ठीक है, तो देखते हैं जो हमारी मोहरें जो थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा कोई लोकप्रिय अगर वस्तु थी तो वो क्या थी? मोहरें थी, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय थी। और ये जो मोहरें हैं आपकी, ये बनती थी, बचपन में हम देखे होंगे सेल खड़ी को, तो ये किससे बनती थी? ये मोहरे जो थी वो सेल खड़ी से बनती थी।
मोहरें जो थी वो आपकी वर्गाकार थी, जिनकी अगर बात करेंगे क्या लेंथ थी तो 2.8 इंटू 2.8 सेंटीमीटर की मोहरें थी। इन पे जो सबसे प्रमुख बात निकल कर आती है कि जो मोहरें थी सिंधु घाटी सभ्यता की, उन पर किसका चित्र जो था वो अंकित था। तो सबसे ज्यादा जो चित्र अंकित था वो क्या था, पीपल का। और पीपल के अगर बात करेंगे तो एक सरंगी पशु का, ठीक है, एक सरंगी पशु का। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें थी वो किसकी बनी हुई थी, सेलखड़ी की बनी हुई थी, और इस पे पीपल और एक सरंगी पशु जो सबसे महत्वपूर्ण था उस पर क्या था, उल्लेख किया गया था। तो मोहरें देखिए कैसी थी, आपकी वर्गाकार थी, ठीक है, वर्ग के आकार की मोहरें थी, और इनका साइज तो आप लोगों को पता ही है, 2.8 इंटू 2.8 क्या था, इनका साइज था। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं धार्मिक विश्वास में। जैसे अगर धार्मिक की बात करेंगे, धार्मिक जीवन, तो देखिएगा इनका जो धार्मिक जो जीवन था, सबसे पहला पॉइंट तो एक पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे, यानी कि पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो आज की जो सभ्यता है हमारी, जहां आज हम भारत के लोग, भारत के निवासी कहलाते हैं, तो आज भी हम मानते हैं कि हमारे यहाँ पर पुनर्जन्म किसी व्यक्ति का हो सकता है। दूसरा, एक जादू टोना में विश्वास रखते थे, यानी कि आज भी हम जैसे जादू टोना की बात अगर करते हैं तो बहुत सारे भारत के लोग ऐसे हैं जो आज भी जादू टोना, मोह माया, तांत्रिक विद्या पर क्या रखते हैं, बिलीव रखते हैं कि ऐसा भारत में होता है और हो भी सकता है लोगों के अकॉर्डिंग। तो जादू टोना की शुरुआत, अगर जादू टोना की बात करेंगे तो जादू टोना की जो जानकारी हमको सबसे पहले मिलती है वो एक वेद होता है हमारा। जैसे हमारे वैदिक काल में हम वेदों की जानकारी को इकट्ठा करेंगे, उसी प्रकार एक वेद है वैदिक काल में जिसको हम बोलते हैं अथर्ववेद। तो अथर्ववेद से क्या होता है, जादू टोना, मोह माया, तांत्रिक, मोह विद्या, औषधि, सबकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, ठीक है, अथर्ववेद से मिलती है। तो ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, जादू टोना पर भी, यानी कि जैसे अंधविश्वास जो हमारे आज की डेट में जिनको हम अंधविश्वास की श्रेणी में रखते हैं, उन पर भी क्या करते थे, विश्वास करते थे। ओके, तो ये धार्मिक जीवन कुछ इस प्रकार का इनका था। इनकी मोहरें भी थी, सबसे लोकप्रिय मोहरें जो बनी थी वो किससे बनी थी, सेलखड़ी से बनी थी। हमने बचपन से देखा होगा सेलखड़ी को, ठीक है। अब हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी हमारे एक टिपिकल पॉइंटों की अगर हम बात करेंगे तो हमने उन सभी को डिसाइड कर लिया है, सबको हमने अच्छी तरह से देख लिया है। अब हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी एविडेंस होंगे, जिन्हें हम कहते हैं एविडेंस, एविडेंस मतलब होता है साक्ष्य, साक्ष्य। तो अब हम बात करेंगे किसकी साक्ष्य होगी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी स्टोरी हमारी थी यहाँ से वो हमने कंप्लीट कर ली है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करेंगे तो जितने भी हमारे कल्चर थे, धार्मिक थे, सामाजिक थे, ठीक है, हमारे भौगोलिक स्थिति जो थी और हमारे सामाजिक आर्थिक कल्चर थे, ये सब हमने क्या करा, देख लिया कि हमारा कैसा समाज था, कैसे हमारे यहाँ पे लोग विश्वास करते थे। तो अब हम देखेंगे साक्ष्य, एविडेंस। एविडेंस का मतलब ये हुआ कि जो स्थल खोजे गए हैं उनमें क्या क्या एविडेंस मिला है, वो स्थल किस नदी के किनारे हैं, उनकी खोज किसने करी, ऐसे कुल मिला के प्रश्न हमारे बनते हैं। तो सबसे पहला हम स्थल इसमें जो पढ़ेंगे साक्ष्य में, वो हमारा होगा हड़प्पा। क्या स्थल होगा, हड़प्पा। मैंने आपको पहले ही बताया था शुरुआत में ही कि जो हड़प्पा की जो खोज करी थी वो 1921 में दयाराम साहनी ने करी थी। किसने करी थी, 1921 में दयाराम साहनी ने खोज करी थी। लिख लीजिएगा, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा, जिससे आपको दोबारा कभी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने की जरूरत ना पड़े और आप एग्जाम टाइम में अपने नोट्स को रिवीजन करिएगा, ठीक है। लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि हमको पीडीएफ चाहिए, बेटा आपको बता दें कि पीडीएफ क्या होता है कि पीडीएफ हम ले लेते हैं, ऐसे हर किसी के मोबाइल फोन में, किसी के लैपटॉप में हजारों पीडीएफ पड़ी होंगी, क्या वो आज तक हमने पढ़ी। जो नोट्स हम खुद से प्रिपेयर करेंगे वही हमारे बेस्ट नोट्स कहलाएंगे, उन्हीं से हमारा क्या होगा, सिलेक्शन भी होगा, ठीक है। तो पीडीएफ तो आपको मिलेगी, लेकिन उससे पहले जो हम हैंड राइटिंग से नोट्स बनाते हैं वो हमें हमेशा याद भी रहते हैं। तो पहले आप रफली काम करिएगा, उसके बाद जो नोट्स होंगे वो आप फेर पे उतारिएगा, तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। और हमें इतना याद हो जाता है कि जब हमारे प्रश्न पेपर में आएंगे तो 4 ऑप्शन जब हमको दिखते हैं तो हम अच्छे से टिक कर सकते हैं कि हमने ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पढ़ा था, ठीक है। तो नोट्स अपने हाथों से बनाइएगा। जैसे 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज करी वो किसने करी, दयाराम साहनी ने।
और सिंधु घाटी जो सभ्यता है, ये बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है, या हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है। तो रावी नदी के बाएं तट पर, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा किस नदी के तट पर स्थित है, तो रावी नदी के आपके बाएं तट पर स्थित है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, पाकिस्तान में अब जा चुकी है, पहले भारत में थी बंटवारे से पहले। अब पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा जो स्थल है वो कहां पर है, तो वो स्थल आपके मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। आपके पहले भारत में था, अब कहां पर हो गया, तो अब आपके पाकिस्तान में हो गया है। तो 1921 में इसकी खोज करी थी और यहीं से पता चला था कि विश्व का जो सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है। आज से कम 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता रही होगी। इसकी खोज दयाराम साहनी ने करी थी। ओके, दयाराम साहनी ने करी थी। हृदय भी एक ट्रिक भी है, हृदय में राम, हृदय में राम। तो हासे हड़प्पा दयाराम साहनी, तो हृदय में राम, इसको ट्रिक को भी याद कर सकते हैं, बट इतने छोटे पॉइंट में ट्रिक की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक व्यक्ति थे जिनको हम कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देश में एक व्यक्ति जो अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए थे जॉन मार्स। तो जॉन मार्स के नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा स्थल की खोज करी गई थी। और जॉन मार्स 1902 से लेके 1921 तक क्या थे, निदेशक रहे थे किसके, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक रहे थे, जिसकी स्थापना 1861 में की गई थी। और जो आपकी संस्कृति मंत्रालय यानी कि, ठीक है, और इसके जो आपके जनक है वो कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम है। तो इसके अब हम साक्ष्य देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या साक्ष्य मिले। तो ऐसे हम हर स्थल को पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या साक्ष्य मिले। तो आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ ज्यादा ही साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन सबसे पहला है, मैंने आपको बताया था ईंटों का आकार हमको मिला था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का आकार मिला था। तो ईंटों का जो आकार था उसका जो आकार था वो 10:5:2.5 था। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा आकार था ईंटों का वो कितना था, 4 था, 2 और 1। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो रेशियो हमारा क्या निकलेगा, ए निकलेगा। तो ईंटों का साक्ष्य हमको कहां से मिला, तो ईंटों का साक्ष्य हमको हड़प्पा से मिला। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, मजदूर के रहने के लिए श्रमिक बस्तियां मिली। ठीक है, श्रमिक बस्ती मिली, या श्रमिक बस्ती बोल सकते हैं। कितने मकान मिले थे, तो कुल मिला के आपके 15 मकान मिले थे। यहाँ से श्रमिक बस्तियां कितनी मिली थी, तो कुल मिला के आपके 15 मकान मिले थे यहाँ से। ठीक है, याद रखिएगा। तो हड़प्पा में आपसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पॉइंट बनते हैं वो क्या बनता है कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे है। जब पेपर में प्रश्न आता है तो स्टूडेंट जोश में लगा देता है सिंधु नदी के किनारे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता ही सिंधु घाटी सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता ही क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने करी थी। आप याद भी रख सकते हैं हृदय में राम को। ठीक है, तो इसी प्रकार हम देखेंगे सभी को, एक एक स्थल देखेंगे, कुल मिला के यहाँ से 10 से 12 स्थल देखेंगे। ठीक है, और पॉइंटों को भी समझेंगे अच्छे से। अब हम हेडिंग डाल लीजिएगा सभी लोग। हमारी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी मोहनजोदड़ो। क्या हेडिंग रहेगी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब हम देखेंगे मोहनजोदड़ो को। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये देवता बैली बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मृतकों का टीला। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं मृतकों का टीला। ठीक है, तो देथा बैली बोलते हैं या हम बोल सकते हैं मृतकों का टीला। इसकी जो खोज करी थी तो 1922 में रखालदास बैनर्जी ने करी थी। रखालदास बैनर्जी ने इसकी खोज करी थी 1922 में।
और ये आपके सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्तर पहुंच गया है बाढ़ के कारण। और सिंधु नदी के जो किनारे हैं तो आपके ये भी प्रश्न बनता है कि किस जिले में है पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है। तो याद रखिएगा जो हड़प्पा सभ्यता है वो आपके रावी नदी के किनारे है, लेकिन मोहनजोदड़ो जो है वो आपके सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, उसके बाद अगर हम साक्ष्यों की बात करेंगे, एविडेंस देखेंगे यहां से कि कौन से एविडेंस थे जो यहां से हमको प्राप्त हुए हैं। तो देखिएगा एविडेंस भी हम बात कर सकते हैं कि सबसे पहले विशाल स्नानागार मिला था। क्या मिला था? विशाल स्नानागार। अब प्रश्न पेपर में ये भी बन सकता है कि विशाल स्नानागार की जो खोज करी थी वो किसने की थी। ठीक है, तो विशाल स्नानागार की जो खोज करी थी वो करी थी आर.डी. बर्मा ने। किसने करी थी? आर.डी. बैनर्जी ने, सॉरी नॉट वर्मा, आर.डी. बैनर्जी ने खोज करी थी इसकी। ठीक है, तो विशाल स्नानागार जो है वो सबसे सुंदर इमारत कहा गया है। किसे कहा गया है? विशाल स्नानागार को मोहनजोदड़ो की सुंदर इमारत, या कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे सुंदर इमारत किसे कहा गया है? विशाल स्नानागार को कहा गया है। इसके बीच में एक तालाब है जिसको हम कह सकते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई को माप सकते हैं। तो उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई कुछ इस प्रकार की है। इसके बीच में एक तालाब है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं मीटर में है। ठीक है, तो विशाल स्नानागार का जो एविडेंस हमको मिला है वो कहां से मिला है? तो वो एविडेंस जो हमको मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद यहां से अगर देखेंगे तो कांसे की नर्तक की मूर्ति मिली है जो मोम विधि के द्वारा बनाई गई थी। अगर प्रश्न बनता है किस विधि के द्वारा बनाई गई थी, तो कांसे की नर्तक की मूर्ति मिली है जो मोम के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? आपके मोम विधि से निर्मित करी गई थी, मोम विधि के द्वारा। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें कि अब हमको क्या मिला, ठीक है, तो अब भी हमको क्या मिला? पुरोहित भवन मिले थे, यहां से पुरोहित भवन मिले थे। नंबर 3 सभा भवन मिले थे। यहां से साक्ष्य मिले थे और बहुत सारे साक्ष्य मिले थे हमको यहां से। तो देखिएगा ये आपके समझ में शायद आपको एक अच्छे मेथड से आ रहा होगा कि क्या क्या हमको यहां से मिला है। ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करेंगे तो पशुपति की मूर्ति भी मिली है हमको यहां से, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। 4 पॉइंट, यानी कि पशुपति की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति। पॉइंट नंबर 5 मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है। ठीक है, तो ये तो है। और जो विशाल स्नानागार जो है हमारा पक्की ईंटों से बना हुआ था। उसके बाद यहां से एक और भी हमको बहुत ही महत्वपूर्ण मिला है जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसे कहते हैं विशाल अन्नागार। तो विशाल अन्नागार का साक्ष्य भी हमको कहां से मिला? तो विशाल अन्नागार भी हमको कहां से मिला? तो मोहनजोदड़ो से ही हमको विशाल अन्नागार का साक्ष्य भी हमको मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसे अभी बहुत सारे साक्ष्य हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा साक्ष्य अगर कहीं से मिले हैं तो वो मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा स्थल और मोहनजोदड़ो स्थल वर्तमान समय में आपके पाकिस्तान में है। और जैसे ही ये सभ्यता यहाँ से समाप्त हुई थी तो ये भारत के किस 2 ही स्थल ऐसे हैं जो कहाँ पहुंच गए हैं? आपके पाकिस्तान में पहुंच गए हैं। अगला स्तर चूंडूदोड़ो की बात करेंगे तो वो भी आपके कहाँ पर है? आपके पाकिस्तान में ही पहुंच गया है। तो कुछ स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो पहले भारत में थे, आप कहाँ पर पहुंच गए हैं? पाकिस्तान में पहुंच गए हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग इस चीज का। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे बड़ी तराजू जो है वो भी आपको कहां से मिली है? तो वो भी आपको मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, आप सभी लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम अगले स्थल की ओर मूव करते हैं और अगला स्थल हमारा क्या होने वाला है? ठीक है, चलिए अगले स्थल को देखते हैं। और अगले स्थल को सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा चूंडूदोड़ो। क्या डालोगे? चूंडूदोड़ो हेडिंग डाल लीजिएगा सभी लोग। ओके, ठीक है, चूंडूदोड़ो।
अगर हम बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। किस दिशा में स्थित है, तो ये भी देख लीजिएगा किस दिशा में स्थित है, तो दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत में स्थित है। यानी कि लिख सकते हैं मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में सिंध प्रांत में स्थित है। किस प्रांत में स्थित है, तो सिंध प्रांत में स्थित है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, किस प्रांत में है, तो ये सिंध प्रांत में है। तो साक्ष्य देखिएगा, यहां से जो साक्ष्य थे, ठीक है, अगर साक्ष्यों की हम बात करेंगे तो सबसे जरूरी है कि वृत्ताकार ईंटें मिली हैं। वृत्ताकार ईंटों का साक्ष्य मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से वृत्ताकार ईंटों का साक्ष्य मिला है। नंबर 2 की बात करेंगे, यहां से किसी दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला। तो देखिएगा, दुर्ग यानी कि किलेबंदी की कभी भी जानकारी यहां से नहीं मिलती है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, यानी कि यहां से किसी भी स्थल की जानकारी हमको नहीं मिलती है। ठीक है, अगला अगर बात करेंगे तो ईंट पर कुत्ते व बिल्ली के निशान मिले हैं। यानी कि ईंट पर जो कुत्ते व बिल्ली के जो पैरों के निशान थे वो हमको मिलते हैं। अगली अगर बात करेंगे तो मनके मतलब होता है आभूषण, मनके बनाने का कारखाना मिला है। और सबसे जरूरी जो हमारी जिंदगी में हमेशा काम आएगी, ठीक है, महिलाओं के लिए सबसे जरूरी जो लिपस्टिक होती है उसका साक्ष्य भी कहां से मिला है, लिपस्टिक, कंगा, ये सब कहां से मिला है, तो ये सब आपको चूनूदोड़ो से ही मिला है। ठीक है, लिपस्टिक का नाम सुन के एकदम खुशी आ गई होगी, रेड लिपस्टिक लड़कों को कर दे घायल। ठीक है ना, एक कमेंट्स आता है, और भारत में एक बहुत ही अच्छी कहावत भी है कि ब्लैक साड़ी और लाल लिपस्टिक अगर लगी होती है तो लड़का बर्बाद हो जाता है। तो आप लोग समझदार हो और आपको समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मनके बनाने का जो कारखाना है, जो स्त्रियों की सुंदरता जो बढ़ाते हैं आभूषण, अगर स्त्रियों के पास आभूषण नहीं है तो स्त्रियों की सुंदरता नहीं बढ़ती है। लेकिन आजकल आभूषणों को एक कोने पर रख दिया गया है, और यहाँ पर जो हमारे आभूषण चलते हैं वो चलते हैं आर्टिफिशियल, तो कृत्रिम बना रहे हैं। तो सोने चांदी को हम खरीद नहीं पा रहे, इतना महंगा हो गया, इतना बेरोजगारी बढ़ गई है। ठीक है, तो आजकल आर्टिफिशियल बहुत चल रहा है। अगर है भी तुम्हारे पास सोना चांदी, फिर भी लोग उसको पहनना पसंद नहीं करते, क्योंकि बड़े बड़े क्या होते हैं, सोने चांदी के आभूषण छोटे छोटे होते हैं, और जो आर्टिफिशियल होते हैं वो एकदम बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, एक लड़की एक बार गिलास के बराबर पहने हुई थी। ठीक है, आप लोगों ने भी देखा होगा। ठीक है, तो ये देखिएगा आर्टिफिशियल आजकल पहन रहे हैं, क्योंकि सोने के आभूषण नहीं है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में भी सोने के आभूषण बनते थे, उनको क्या बोलते थे, मनके बोलते थे। लिपस्टिक भी महिलाएं लगाती थी, तो लिपस्टिक का जो साक्ष्य मिला है, जो रानियां महारानियां जो पहले रही होंगी वो लिपस्टिक लगाती हैं, कंघे से अपना बाल काटती हो, तो वहां भी उनका क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। वक्राकार ईंटों का साक्ष्य मिला है, यहां से किसी दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला। ईंट पर कुत्ते व बिल्ली के पंजों के निशान यहां से मिले हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी आप लोग। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अच्छा, ये बताना है कि इसकी खोज किसने करी, तो एनजी मजूमदार ने क्या करी, इसकी खोज करी। एनजी मजूमदार, ठीक है, तो एनजी मजूमदार ने क्या करा, इसकी खोज की। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डाल लीजिएगा सभी लोग, लोथल। क्या हेडिंग रहेगी हमारी, लोथल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लोथल। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोथल, हेडिंग डाल लीजिएगा सभी लोग, लोथल। ठीक है,
ठीक है, तो लोथल से सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट निकलता है लोथल, तो सबसे पहला तो पॉइंट निकलता है कि खोजकर्ता कौन है, तो एसआर बिस्ट। एसआर बिस्ट ने क्या करी थी, खोज करी थी किसकी, लोथल की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि यहां से क्या क्या साक्ष्य मिले। उससे पहले देखेंगे कि लोथल को लघु हड़प्पा सभ्यता या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। देखिएगा क्या कहा जाता है, लघु हड़प्पा सभ्यता, यानी कि छोटी हड़प्पा सभ्यता या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। या तो लघु हड़प्पा सभ्यता बोल दो या लघु मोहनजोदड़ो बोल दो। और सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र पत्तन नगर है। पत्तन नगर मतलब होता है एकमात्र बंदरगाह। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह है, जिसे हम बंदरगाह भी बोल सकते हैं और इसको पत्तन नगर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह पत्तन नगर। बात करेंगे तो गुजरात में अहमदाबाद जिले में स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, तो आपके वही रिवर, यानी कि गुजरात में साबरमती रिवर, जिसको प्राचीन नाम से हम क्या नाम से जानते थे, भोगबा नदी। तो इसको हम भोगबा नदी के नाम से जानते थे। ये हमारी प्राचीन रिवर है। ठीक है, इसका वर्तमान समय में जो नाम है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो वर्तमान समय में जो नाम है उसको हम कहते हैं साबरमती। ठीक है, किस नाम से जानते हैं इसको, तो इसको हम वर्तमान समय में साबरमती के नाम से जानते हैं। तो गुजरात में स्थल देखिएगा यहां से लोथल, लोथल को छोटा स्थल भी कहते हैं या, ठीक है। आप देखिएगा अगर साक्ष्य की बात करेंगे तो सबसे पहले जो साक्ष्य मिला था, धान की भूसी मिली थी। धान की भूसी का साक्ष्य मिला, सबसे पहला जो साक्ष्य हमें मिला था यहां से धान की भूसी का साक्ष्य मिला। उसके बाद बात करेंगे तो फारस प्रकार की मोहरें मिली। फारस प्रकार की मोहरें मिली। मैंने आपको बताया था जो मोहरें जो थी वो किससे बनी थी, वो सेल खड़ी से बनी हुई थी। तो पारस प्रकार की मोहरें जो थी वो भी सेल खड़ी से बनी हुई थी और एक कैसी थी, वर्गाकार थी। उसके बाद अगर बात करेंगे दिशा मापक यंत्र, दिशा मापक यंत्र मिला था। ठीक है, तो दिशा मापक यंत्र भी आपके यहीं से मिला था। उसके बाद अगर बात करेंगे अग्नि वेदिकाएं मिली थी। अग्नि वेदिकाएं, 3 युगल अग्नि वेदिकाएं आप मिली थी यहां से। तांबे का कुत्ता मिला था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एविडेंस यहां से मिले हैं। तो याद रखिएगा कि जो हमारा लोथल है ये आपके गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है और इसको अभी विश्व विरासत सूची में भी हाल ही में शामिल किया गया था और विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला एक 40वां स्थल था। किस नंबर का स्थल था, 40वां। तो विश्व विरासत सूची के स्थलों में 40वां स्थल था जिसे कहते हैं हम लोथल। ओके, याद रखिएगा इस बात को। तो इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। उसके बाद हेडिंग डालते हैं। ठीक है, तो अगले बढ़ते हैं और हेडिंग डालते हैं। ठीक है, अब हेडिंग पड़ेगी हमारी कालीबंगा। तो हेडिंग डालते हैं कालीबंगा। अब देखिएगा अगर कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आता भी है। काले रंग की चूड़ियां, बात करेंगे कहां पर स्थित है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में
हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है कालीबंगा, वो आपके यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अगर बात करेंगे इसके खोजकर्ता की, तो देखिएगा खोजकर्ता कौन रहे थे इसके, अमलानंद घोष ने इसकी खोज करी थी और इसे कहते हैं काले रंग की चूड़ियां, अमलानंद घोष, राइट। तो उसके बाद अब हम बात करेंगे साक्ष्य, और साक्ष्य को वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा कि साक्ष्य क्या क्या है। ठीक है, तो साक्ष्य इसके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आते हैं साक्ष्य, यानी कि जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला, यानी कि जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है भूकंप का साक्ष्य मिला, किसका, भूकंप आने का साक्ष्य मिला, भूकंप के साक्ष्य मिले थे। इससे पता चलता है कि पहले भी भूकंप आते थे। उसके बाद एक खेत में दो फसल उगाने के साक्ष्य मिले। तो ये 3 पॉइंट है ना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके लिए मैं बहुत कम पॉइंट बता रहा हूं जो पेपर में यूपी पैट के इंपॉर्टेंस से, आरओ के इंपॉर्टेंस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर बात करेंगे, ठीक है, तो कच्ची ईंटों का साक्ष्य भी मिला था, ये भी याद रखिएगा, कच्ची ईंटों का साक्ष्य भी मिला था। ठीक है, तो कच्ची ईंटों का साक्ष्य भी मिला था। ये 4 साक्ष्य हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और आप बिल्कुल भी इसको इग्नोर ना करिएगा, ए साक्ष्य को। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा भूकंप की, तो भूकंप के लिए मापन एक पैमाना प्रयोग किया जाता है जिसको कहते हैं, भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, इस सिस्मोमीटर से। सिस्मोमीटर से भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है आपका कालीबंगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी। उसके बाद हेडिंग डालिएगा। ठीक है, अब हमारी जो आगे की जो हेडिंग है वो है हमारी धौलावीरा, तो सभी लोग लिखिएगा धौलावीरा। ठीक है, चलिए, तो आप लोग बताइएगा क्या मजा आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, और आप बने रहिएगा, देखिएगा कितना अच्छा। ठीक है, आपका नोट्स तैयार होता है, तो धौलावीरा हेडिंग डाल लीजिएगा। और आपको पता है कि धौलावीरा भी कहां पर है, गुजरात में है, आपके भोगबा नदी के किनारे है। ठीक है, इसकी जो खोज की थी वो जेपी जोशी ने की थी। खोजकर्ता कौन थे, तो जेपी जोशी। तो जेपी जोशी ने इसकी खोज करी थी और इसके जो उत्खननकर्ता थे, पेपर में नहीं आएंगे आपके उत्खननकर्ता, सिर्फ याद रख लीजिएगा। उत्खननकर्ता की बात करेंगे तो एसआर बिष्ट। कौन थे, एसआर बिष्ट। तो इन्होंने खोज करी थी, कहां पर है, गुजरात। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। किस नदी के किनारे है, तो यहां भी आपकी वही नदी जिसे हम कहते हैं भोगबा रिवर। तो भोगबा रिवर को वर्तमान समय में क्या कहते हैं, साबरमती कहते हैं। तो भोगबा नदी के किनारे, भोगबा नदी बोले, ये हम वर्तमान समय में बोल सकते हैं साबरमती। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इसके बहुत अच्छे फैक्ट्स होते हैं हमारे यहाँ पे, ये देखिएगा। और इसमें क्या है, 3 भागों में, यानी कि नगर जो था वो 3 भागों में विभाजित था। तो प्रश्न बनेगा कि कौन सा स्थल जो था वो 3 भागों में विभाजित था। तो देखिएगा 3 भाग जो होते हैं उसमें सबसे ऊंचे भाग को बोलते हैं गढ़ी, फिर बोलते हैं मध्य, और फिर बोलते हैं निचला। तो सबसे जो स्थित जो भाग है सबसे ऊपर, तो ये धौलावीरा जो नगर था वो 3 भागों में विभाजित था, गढ़ी, मध्य और निचले भागों में विभाजित था। ये इसका प्रथम साक्ष्य मिला था। दूसरे साक्ष्य की बात करेंगे तो जल संरक्षण
तकनीकी से परिचित थे, तकनीकी से क्या थे, परिचित थे। तो जल संरक्षण तकनीकी से ये लोग परिचित थे। ये देखिएगा, यानी कि जल संरक्षण व्यवस्था भी कितने अच्छी तरीके से इन्होंने कर रखी थी कि मतलब अगर कहीं पर स्विमिंग पूल बनाते थे तो उसमें एक भी छिद्र नहीं होता था, जिससे हमको ज्ञात भी होता है कि यहाँ के लोग इंजीनियर भी रहे होंगे क्योंकि छिद्र नहीं होता। लेकिन आजकल के अगर हम बनाते हैं तो आजकल भी हमारे बहुत सारे इंजीनियर हैं, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को बना देते हैं। तो ये जल संरक्षण तकनीकी यानी कि जल को क्या करते थे, एकत्रित कर लेते थे, बड़े बड़े स्विमिंग पूल जैसे पुलों को बनाकर, बड़े बड़े चौखटे बनाकर, आयताकार भवन बनाकर उसमें क्या करते थे, जल को संग्रहण कर लेते थे, जिससे हमें ज्ञात होता है कि पहले भी जल तकनीकी रही होगी और बहुत अच्छे से रही होगी। ठीक है, तो धौलावीरा 3 नगरों में। अब धौलावीरा का एक स्पेशल पॉइंट सुनिएगा। अगर बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है उसको हम बोलते हैं राखीगढ़। ध्यान से सुनिएगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो है राखीगढ़, और राखीगढ़ आपके कहां पर है, हरियाणा में है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है, राखीगढ़ है, और कहां पर है, आपके हरियाणा में है। उसके बाद अगर बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल क्या है, तो धौलावीरा है। लेकिन आप एक बात बताइएगा कि जो हरियाणा है, धौलावीरा कहां पर है, आपके गुजरात में है। लेकिन आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि जो हरियाणा है वो भारत में है, गुजरात है वो भारत में है, तो ऐसा भी कोई स्थल है क्या जो भारत के बाहर है सबसे बड़ा? तो सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का जो होगा वो कौन सा होगा आपका, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल होगा वो होगा मोहनजोदड़ो। अब देखिएगा, अब अंतर समझिएगा इन प्रश्नों में, और एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछता है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है, तो राखीगढ़ है। दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मृतकों का टीला यानी कि मोहनजोदड़ो है। एक ओके, याद रखिएगा, यही प्रश्न आपके पेपर में आप आते हैं तो आप फंस जाते हैं, तो आपको फंसना नहीं है और आपको अच्छे से प्रश्नों को करना है। ठीक है, चलिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले स्थल की। तो अगला स्थल हमारा क्या है, आराम से देखिएगा, आराम से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप जितने आराम से पढ़ेंगे उतना आपको ज्यादा कैप्चर होगा। ठीक है, और आप नोट्स प्रिपेयर करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा तो आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन जो होंगे वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके बाद कल हम देखेंगे एमसीक्यू का फॉर्मेट, कि जो हमने अभी तक पढ़ा क्या वो हमें कुछ समझ में आया, या हम पेपर में कितने क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट के कर सकते हैं। ओके, तो देखिएगा, अब हम हेडिंग डालेंगे रोपड़। इसका नाम है कि रोपड़। ठीक है, तो रोपड़ हेडिंग डाल लीजिएगा। और रोपड़ की अगर बात करेंगे तो रोपड़ की जो खोज करी थी वो बीबी लाल ने करी थी। बीबी लाल ने क्या करी थी, रोपड़ की खोज करी थी। ठीक है, तो खोजकर्ता कौन थे इसके, बीबी लाल थे। और रोपड़ की अगर बात करेंगे तो पंजाब प्रांत में, कहां पर स्थित है, पंजाब प्रांत में। प्रांत कौन सा है, पंजाब, यानी कि पंजाब में स्थित है। किस नदी के किनारे है, तो आपकी सतलज नदी के किनारे है, सतलज नदी। ठीक है, याद रखिएगा किस नदी के किनारे है, तो आपके सतलज नदी के किनारे है। कौन सा स्थल है, आपके रोपड़। ठीक है, तो रोपड़ आपका सतलज नदी के किनारे है। ठीक है, यहां पर क्या है, मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है, मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, और वो कहां से मिले हैं, आपके रोपड़ से मिले हैं, पंजाब प्रांत में सतलज नदी के क्या है, किनारे है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग।
ठीक है, चलिए अब अगले बढ़ते हैं। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग बनावली। ठीक है, यहीं पे डाल लेते हैं। अब चलते हैं बनावली की ओर। तो बनावली जो है वो आपके कहां पर है, ये भी आपके हरियाणा हिसार में है। ठीक है, हिसार, हिसार बोले तो कहां, हरियाणा। ठीक है, यहां से आपके जो सबसे प्रमुख जो मिला है, उत्तम किस्म के जौ मिले हैं, उत्तम किस्म के जौ मिले हैं। ठीक है, तो उत्तम किस्म के जौ मिले हैं, कहां से मिले हैं, तो उत्तम किस्म के जौ आपको कहां से मिले हैं, हरियाणा से मिले हैं। यानी कि बनावली स्थल से उत्तम किस्म के जो जौ होते हैं, तो मानव ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी खेती करी, जौ की। उसके बाद क्या उगाया, गेहूं उगाया था। तो ऐसे 9 प्रकार की फसलों से क्या थे, संबंधित थे। ठीक है, 9 प्रकार की फसलें उगाई थी किसने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद हम चलते हैं अगले की ओर और अगला मूव करते हैं। ठीक है, तो अगला जो स्थल है हमारा, उसको हम क्या नाम देंगे, तो उसको हम नाम देंगे सनोली। ठीक है, या हम कह सकते हैं, ठीक है, सनोली। ये आपके उत्तर प्रदेश का स्थल है, बागपत उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है आपके, बागपत उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां से क्या मिला था, 125 कब्रें एक साथ मिली थी, 125 कब्रें के साथ के साक्ष्य मिले हैं। तो एविडेंस किसका मिला है, 125 कब्रों का एक्स मिला है आपका, क्या मिला है, एविडेंस मिला है। उसके बाद बात करेंगे रंगपुर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है रंगपुर, कई बार पेपर में पूछा गया है। कहां पर है आपके, गुजरात में है। किस नदी के किनारे है, तो शुक। ठीक है, ये देखिएगा, शुक भादर नदी के किनारे है। और कहां पर है आपके, तो सुखभादर नदी के किनारे है। यहां से क्या मिला है, पुराने तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तो पुराने तांबे की जो कुल्हाड़ी मिली है वो रंगपुर से मिली है। रंगपुर जो है सुखभादर नदी के किनारे है। ओके, याद रखिएगा। ठीक है, तो सनोली को याद रखिएगा, सिनोली को याद रखिएगा, रंगपुर को याद रखिएगा। उससे पहले भी हम कई सारे स्थल को पढ़ चुके हैं। ठीक है, रोपड़ इंपॉर्टेंट है आपके, मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य भी मिला है। ठीक है, तो ये देखिएगा, ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट पढ़ा है। ठीक है, ये हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारा कंप्लीट हो सकता है, जहां तक हमारे पेपरों में प्रश्न बन सकते हैं। अब हम इसके एमसीक्यू फॉर्मेट को पढ़ेंगे। तो एमसीक्यू फॉर्मेट को भी आप देखना ना भूलें। क्लास हमारी 6 PM, ठीक है, 6 PM को चलती है। अब हमारा 6 PM को भी एमसीक्यू होगा, तो आप अच्छी तरह से इसको स्टडी करिएगा। स्टडी करने के बाद इसको नोट्स प्रिपेयर करिएगा और आप उसके बाद देखिएगा कि आपने कितने एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन पढ़े। तो हमारा पहला टॉपिक हमने आपके लिए कंप्लीट करा, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या कंप्लीट करा, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब हम इसके बाद अगर बात करेंगे तो देखिएगा, हमने आपको टॉपिक भी बताए थे। जैसे ये हमारे टॉपिक हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता हो गया जो अभी हमने देखा है। उसके बाद वैदिक देखेंगे, तो इसके सबके आप देखिएगा कितनी क्लासें होंगी। तो पैट की तो हमारी एक अच्छी तैयारी होगी। उसके बाद आपके विभिन्न एग्जाम, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं के जितने भी प्रश्न होते हैं, उन सभी के लिए एमसीक्यू फॉर्मेट क्लास, एमसीक्यू फॉर्मेट और क्लास विद थ्योरी के क्लास हम आपके साथ करेंगे। तो ये फ्री ऑफ कास्ट रहने वाला है, एमसीक्यू चैप्टर वाइज। ठीक है, एमसीक्यू वो भी किसका, चैप्टर वाइज। ठीक है, तो जैसे जैसे क्लास करेंगे वैसे वैसे एमसीक्यू फॉर्मेट भी
लगातार जारी करेंगे और आप बने रहते हैं हमारे साथ में। तो निकालिएगा स्कोर 50/50। कहीं भी कोई भी जीएस 50/50 की पूछी जाती है, 25/25 की पूछी जाती है, 30/30 पूछी जाती है, 35/35, 37/37, कितनी भी जीएस पूछी जाए आपका टोटल नंबर आएगा। ठीक है, टोटल नंबर लेके आना है। बहुत ही ज्यादा हमको मेहनत करनी है, जितनी मेहनत आप कर पाएंगे उससे दुगनी मेहनत हम कर पाएंगे। तो आप बताइएगा जरूर, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में कि आपको जो हमारी वीडियो थी वो कैसी लगी। लाइक कर दें और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा आप लोगों को, और नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप हमारे साथ जुड़ोगे कैसे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 6 PM पर हम हर दिन मिलेंगे आपसे, और अब लगातार क्लासें हमारी जारी हो चुकी हैं। ठीक है, जीएस की, और जीएस की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। आप बने रहिएगा और आप स्कोर करिएगा हर जगह 50/50। जहां भी जितनी भी जीएस पूछी जाती है इन्हीं टॉपिकों से पूछी जाती है। तो जरूरी नहीं कि ये आपके सिर्फ यूपी पैट के लिए हो, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट। मैं आपको विद डिटेल पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद उसके एमसीक्यू फॉर्मेट को लगवाऊंगा, तो आप इससे पीसीएस की भी तैयारी एक अच्छे वे में कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो हम मिलते हैं और आपके साथ तो मुलाकात अब होती ही रहेगी हमारी, तो देखिएगा। ठीक है, अब आपके लिए हम थैंक यू भी ले आए हैं, लेकिन आपके लिए एक काम और है, चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। जरूरी है सब्सक्राइब करना। अगर सब्सक्राइब नहीं आप लोग कर रहे हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ये हमको एनर्जी देगा, जितना आप लाइक करोगे वो हमको एनर्जी देगा। ठीक है, और शेयर करिएगा, आप मित्रों के साथ जोड़िएगा, जिससे हमारा भी आगे सब्सक्राइबर बढ़ सके और हमें लाइक्स कर सके। तो जितना भी आप लाइक्स दोगे हमको, जितना भी कमेंट्स दोगे हमको, उतनी ज्यादा आपके साथ हम वीडियो की शेयर करेंगे। तो याद रखिएगा, ज्ञान जीएस चैनल को पूरी तरह से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके साथ जल्द ही हम आपके साथ और भी क्लासेस शेयर करेंगे। तो अब मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के एमसीक्यू फॉर्मेट में, और बताइएगा क्या हमारा रहने वाला है एमसीक्यू का स्कोर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।